मतलब है बेस्ट विशेस, है ना। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं, अगर हम नाउन में कॉम्प्लीमेंट्स वर्ड यूज करें तो इसका मतलब होता है बेस्ट विशेस। देख रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या हुआ, बेस्ट विशेस। अगर हम बेस्ट विशेस की बात करें तो खुद सोचो, बेस्ट तो विशेस मिलके कॉम्प्लीमेंट बना, तो फिर हम बेस्ट वर्ड यहां से हटाएंगे ना, पहला चीज। और दूसरी चीज कॉम्प्लीमेंट्स होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं कॉम्प्लीमेंट्स। कन्वे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम, इसका मतलब मेरे बेस्ट विशेस उनको बता दे देना, इसका मतलब हुआ कि मेरे तरफ से बेस्ट विशेस कर देना। और 20 में आओ, आई एक्सटेंड माई, माई इज व्हाट, माई, हिज, 1 2 3 ये सबको कहा था डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर बताता है मेरे बाद नाउन आने वाला है, और नाउन नहीं करके वर्ब कैसे कर दिए। मैं धन्यवाद आप सबको करता हूं, आई एक्सटेंड माई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो, और इनमें से कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो, जितना मैंने आपको करवाया है अभी तक। ठीक है, चलो आप सेकेंड में आ जाओ, नेक्स्ट में। देखो मैं आपको दूसरा नाउन बताऊं, मैथमेटिक्स। देखने में प्लूरल है, एस लगा हुआ है ना, लेकिन मैथमेटिक्स में एस लगा होने के बाद भी आपको एहसास हो रहा है कि वो है तो एक ही सब्जेक्ट। यानी कुछ ऐसे भी नाउन्स है जो देखने में प्लूरल है, मीनिंग में एक ही है, यानी सिंगुलर है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, जो मीन करेगा ना वर्ब उसी रूप में लेगा। देखो कुछ नाउन्स फॉर्म से प्लूरल होते हैं, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, लेकिन अर्थ से सिंगुलर होते हैं, बट सिंगुलर इन मीनिंग। और ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, एंड टेक सिंगुलर वर्ब।
रविंदर, मैंने इंग्लिश किसके पास पढ़ा था? मैंने कहा किसी के पास पढ़ा था बेटा। मुखर्जी नगर में जब मैं आई थी ना, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। ये पूरा मुखर्जी नगर तो मैंने बस आके रख दिया। ये पहले IAS का कोचिंग था और इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ मैं। और फ्रैंकली बताती हूँ आपको, पढ़ा के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देख देख के ये सब करके हमने सीखा है इंग्लिश। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देखा, पैटर्न कैसा है, क्वेश्चंस कहाँ से पूछते हैं, ये सब करके पढ़ा। आजकल के टीचर्स को टीचर बनना बहुत आसान है, क्योंकि उनको पूरा कंटेंट बना बनाया बाज़ार में मिल जाता है। सारे कंटेंट्स अवेलेबल है मार्केट में सबके, वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। शुड नॉट बी यूज्ड विथ क्या, वाई? अभिनव, आप बहुत नया नया चीज़ मुझे बता रहे हो, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ आपसे। वुड्स प्लूरल वर्ब लेगा? हाँ मोहित, क्योंकि वुड्स मतलब जंगल हो गया ना, अब प्लूरल नाउन के रूप में आता ही है। उतार लिया? चलो देखो, सबसे पहले इसमें आप स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स को स्टार लगा दो, इसको भी करेंगे डिटेल में। लिंग्विस्टिक्स आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, इसका मीनिंग है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, ये इसका मीनिंग होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है। किताब और मूवीज का नाम देखने में प्लूरल है, लेकिन है तो सिंगुलर ना, एक ही किताब है, एक ही मूवी है। सोरियासिस ये बीमारी है, स्किन डिजीज है एक। ठीक है। मिजल्स खसरा, मम्स गलफेड़ा बीमारी होता है, ग्लैंड स्वेल कर जाते हैं इधर से। रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है। और शिंगल्स भी एक बीमारी है जिसमें फफोले उठ जाते हैं। ओके। एथलेटिक्स होते हैं वो सारे स्पोर्ट्स जिसमें आपको फिजिकल स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है, लगा सकते हो। ठीक है। और ये समन्स का याद रखना, ये समन्स हमेशा प्लूरल ही होगा, और इसका मतलब वो समन होता है जो बुलावा आता है ना कोर्ट से, जिसको हिंदी में कहते हैं समन बोल देते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में लिखो इसका लिखो सब पीना, इसका सिनोनिम लिखना सब पीना। ब्रिक्स का यूज बताएं? रुक जाओ, ब्रिक्स का अलग से बता दूंगी मैं। लिंग्विस्टिक्स नाउन है बेटा, नाउन है ऑफ कोर्स, सब तो नाउन ही पढ़ा रही हूं मैं। समन्स का लिखना सब पीना, इसका सिनोनिम है। लेकिन अगर आप समन्स नहीं देख के अगर बाई चांस समन देख लो ना, तो समझ जाना वर्ब है ये। इसका मतलब है टू कॉल, बुलाना। जैसे कोर्ट्स आपको समन करती है, इसका मतलब आपको बुलाती है कि आप अपीयर हो वहां पे। तो समन अगर वर्ब के रूप में लोगे तो एस हट जाएगा, एस लग भी जाएगा सिंगुलर वर्ब के रूप में, तो वो वर्ब की तरह चलेगा। ठीक है। अब आओ, जो आप ब्रिक्स का पूछ रहे हो ध्यान से सुनना। अगर ब्रिक की बात करोगे तो ये बिल्डिंग मटेरियल होगा। बिल्डिंग मटेरियल के रूप में आप ब्रिक भी चाहो तो लगा लो, वहीं पर लगा लो साथ में ही। और अगर ब्रिक्स कहोगे
तो ब्रिक्स का मतलब ईंटें हो गई, यानी कि ये एक से अधिक की बात होने लगी ना, जो ब्रिक्स, तब ईंटों की बात होने लगी, ये ब्रिक्स हो गए। लेकिन बिल्डिंग मटेरियल के रूप में सिर्फ ब्रिक आएगा, जैसे स्टोन आया था, जैसे मार्बल आया था। ठीक है, और कुछ पूछना? अभिनव, किसने कह दिया एपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, उसके एक्सेप्शंस के साथ आता है। रुक जाओ, मैं आपको लास्ट में नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज बताऊंगी। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा पहले पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मेरे नाउन चैप्टर में भी, मेरे बुक में भी नाउन में लास्ट में वही है। चलो अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस करो पहले। इसमें जो अदर्स है ना, अदर्स में एक और वर्ड ऐड करो, न्यूज़। समन्स के बाद एक और वर्ड ऐड कर लेना, न्यूज़। ठीक है, हो गया। चलो
स्टैटिस्टिक्स एक ही तो सब्जेक्ट है, उसी तरह से देखो ना इकोनॉमिक्स भी एक ही सब्जेक्ट है। मतलब अगर हम इनकी बात करें और इनको एक सब्जेक्ट के रूप में दें, सब्जेक्ट है एक विषय के रूप में ले, तो ये सिंगुलर नाउन के रूप में आएगा। ठीक है, लेकिन जरा सेकंड देखो, स्टैटिस्टिक्स ने ये रिवील किया है, ये दर्शाया है कि मल्टीपल स्कैम्स हुआ है। मल्टीपल स्कैम्स मतलब कई ऐसे स्कैम हुए हैं। तो किससे पता चलता है? स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पर मतलब तो हो गया डेटा, और डेटा ऐसे भी प्लूरल नाउन ही, याद रखना। आंकड़े बताते हैं कि कई स्कैम हुए हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के साथ हैव आएगा। स्टैटिस्टिक्स हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स। ठीक है, अब आओ, इकोनॉमिक्स का मतलब सब्जेक्ट है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस लगा दिया, एक सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहां आपको लग रहा है कि मुकेश अंबानी का डैश ने उसे सक्सेसफुल बना दिया है, यानी जिस तरह से वो मनी का मैनेजमेंट करते हैं ना, उससे वो सक्सेसफुल हो गए। इसलिए यहां पे इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया मनी मैनेजमेंट। ठीक है, या कह सकते हो मनी मैनेजमेंट एबिलिटीज, मैनेजमेंट की जो एबिलिटीज है, अगर वो है तो हैव लगेगा, यानी प्लूरल वर्ब लगेगा। मनी मैनेजमेंट अगर कहोगे या मैनेजमेंट एबिलिटीज कहोगे तो ये प्लूरल नाउन के रूप में आ रहा है। अब ध्यान से देखो क्या बताया मैंने आपको। मैं 4 वर्ड में आऊंगी। सबसे पहले पॉलिटिक्स में आ जाती हूँ, इकोनॉमिक्स में आ जाती हूँ, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये 4 वर्ड में आ जाओ। अगर इन चारों के मामले में आपका मतलब है सब्जेक्ट यानी विषय, सब्जेक्ट की बात कर रहे, तो ये सिंगुलर नाउन होगा और ये सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना। अगर पॉलिटिक्स का मतलब हो गया पॉलिटिकल व्यूज, राजनीतिक नजरियों की बात करोगे, इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया मनी मैनेजिंग एबिलिटीज, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब डेटा हो गया, और मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशंस हो गया। हालांकि अब मॉडर्न इंग्लिश में हम ये एग्जाम्पल्स अब नहीं लेते हैं मैथमेटिक्स का। अगर इनका ये मीनिंग निकल रहा है तो ध्यान रखना, इन सब को हम प्लूरल मानते हैं, प्लूरल नाउन, और ये प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, प्लूरल नाउन मानना और ये प्लूरल वर्ब लेंगे। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का मैंने करा दिया है, मैथमेटिक्स ऑब्सोलीट हो गया है। मैं आपको सेवेंथ और 8th में पॉलिटिक्स सिखा देती हूँ।
पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब राजनीति मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। तो देखो इस लगा दिया, राजनीति की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि राजनीतिक नज़रिया जो था किसका, कार्ल मार्क्स का, कम्युनिज्म इससे पैदा हुआ था, है ना, कम्युनिस्ट पूरी थ्योरी इसकी थी, और गांधीयन थ्योरी जो था, ये दोनों थ्योरी देखा जाए तो दोनों दो सिरे में, दो पोल्स में, यानी कि बहुत दूरी है दोनों में। अब यहाँ पे राजनीतिक नज़रियों की बात हो रही है, इसलिए आर बिल्कुल सही है, और यहाँ सिर्फ राजनीति की बात हो रही है, इसलिए इस लाया देख लो, है ना। रिकेट्स के साथ प्लूरल, देखो रिकेट्स जो है ना प्लूरल नाउन दिखता है, लेकिन है तो सिंगुलर वर्ब। क्या लगाऊं मैं, रिकेट्स इज कॉस्ड बाय, देखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। और नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, ये एक कहावत है, उस जमाने का कहावत है जिस समय टेलीग्राम वगैरह से खबर आती थी, और जब कुछ घटित हो जाता था ना, किसी की मृत्यु हो गई, तो लोग अपने रिश्तेदारों को टेलीग्राम भेजते थे। तो टेलीग्राम आने का मतलब ये होता था कि कुछ गलत हो चुका है ना, और जब तक कोई खबर नहीं आती थी मतलब था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब उस समय तो व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था कि रोज़ सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करते हो एक दूसरे को, है ना। तो उस समय नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ का मतलब होता था, राइट। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नाउन को तो आज इतना ही रहने दीजिए, वोकैबुलरी दिखाइए। सुनो, ओके दीपक, राजनीतिक नजरिया की बात हो रही थी, है ना, मार्क्स और गांधी का।
तो राजनीतिक नजरिया की अगर बात हो रही है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा ना, क्योंकि गांधी का राजनीतिक नजरिया और कार्ल मार्क्स का राजनीतिक नजरिया दोनों अलग अलग चीज है, तो आर हो गया, ठीक है। और पॉलिटिक्स इज ऑफ कोर्स पॉलिटिकल साइंस बोलो, पॉलिटी बोलो या पॉलिटिक्स बोलो, तीनों सेम चीज है। हाँ, ये चीज है कि पॉलिटिक्स का मतलब सीधा राजनीति होता है, ठीक है ना। और अगर आप पॉलिटी ऐसे सब्जेक्ट जो पढ़ते हो तो वो पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस होता है, ठीक है। चलो आ जाओ 16 में 1, 2 और 3। एगनी, देखो एगोनी लिखते हैं लेकिन बोलते हैं एगनी। डिस्ट्रेस, उसमें कुछ स्ट्रेस महसूस हो रहा है ना, स्ट्रेस में कैसा फील होता है आपको? एगनी में कोई गॉन है, कोई चला गया तो कैसा महसूस होता है, सोचो, है ना। जब कोई आपको पनिश करता है तो कैसा एंग्विश महसूस होता है, देखो वो थोड़ा सोचो। कोई पनिश करता है तो हम एंग्विश्ड होते हैं, कोई गॉन हो जाता है तो हम एगनी फील करते हैं, स्ट्रेस में हम डिस्ट्रेस फील करते हैं। अगर आप रिलेट करने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, ये तीनों का मतलब है दुख, अवसाद, यानी कि सॉरो, अनहैप्पीनेस, है ना। 1, 2 और 3 का मीनिंग है अनहैप्पीनेस, सॉरो, डिप्रेशन भी कहोगे, हो गया। अब आओ नेक्स्ट, फैसाड। देखो जब आप फैसाड की बात करते हो ना, तो जो बिल्डिंग में बाहर जो एक एंट्रेंस बना होता है ना, उसके लिए फैसाड वर्ड यूज करते हैं। जनरली वो जो एंट्रेंस होता है ना, वो हम लोग थोड़ा फॉल्स बनाते हैं और सुसज्जित करने के लिए, ताकि वो अट्रैक्टिव हो। तो कभी कभी आप भी जब वैसा ही व्यवहार करते हो ना, कि आपका व्यवहार थोड़ा सुसज्जित सा है, ताकि कुछ अपने दुख या तकलीफ को ढकने के लिए वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो फैसाड वर्ड यूज कर लेते हो। इसीलिए इसका मीनिंग लिखो फैसाड का। पहला, द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, दूसरा, अ फॉल्स और आर्टिफिशियल अपीयरेंस। ठीक है, इसका मतलब है द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, जनरली हम उसको सुपरफिशियल, सुंदर वगैरह बनाते हैं। वैसे ही आपका अपीयरेंस फॉल्स है, लाइक द फैसाड ऑफ अ हैप्पी लाइफ। जब आपके अंदर कुछ और फीलिंग्स चल रहा होता है लेकिन आप बाहर शो करते हो मैं बहुत खुश हूँ, तो वो क्या है, वो एक्सटीरियर या फॉल्स अपीयरेंस। ठीक है, इसका 2 मीनिंग था, मैंने बता दिया। अगर फर्स्ट का मीनिंग के अकॉर्डिंग चलोगे तो फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग का उल्टा हो जाएगा बैक, है ना, बैक। नेक्स्ट आओ नेल, KNELL। अब 2 वर्ड के साथ इसको याद रखना, डेथ नेल और एक ऐसे याद रखो बेल नेल। पहले ये लिख लो ताकि मैं आपको समझा सकूं क्या बोलना चाह रही हूं मैं। अब सुनो, बेल नेल, बेल नेल मतलब बेल जो बजता है ना वो नेल कहलाता है ना। बेल का बजना इज नेल, इसलिए मैंने कहा बेल नेल। और फिर मैंने कहा डेथ नेल। सुनो ध्यान से, क्रिश्चियंस वगैरह में आप देखोगे
तो जो क्रिश्चियंस, एक जानते हो ना कि कुछ क्रिश्चियंस होंगे वो किसी एक चर्च के प्रति ही रहते हैं वफादार, और वहीं पर जाते हैं हर संडे को, है ना। तो वहाँ उस चर्च के मेंबर्स होते हैं, वो जितने भी वो फैमिली होते हैं वहाँ के, वो वहाँ के चर्च के मेंबर्स होते हैं। तो सब एक दूसरे को जानने लगते हैं क्योंकि हर संडे मुलाकात होती है। तो अगर उस चर्च में टन टन धीरे धीरे अगर साउंड बज रहा होता है ना, बेल का मतलब हो गया, नेल का मतलब साउंड ऑफ अ बेल, और रंग स्लोली मतलब धीरे धीरे, तब सारे लोग समझ जाते हैं कि चर्च में ऐसा नेल बज रहा है, इसका मतलब ज़रूर किसी की डेथ हो गई है। तो इसलिए डेथ नेल जो होता है ना, ये जो नेल है ये बहुत नेगेटिव वर्ड है। अगर डेथ नेल किसी के बिजनेस का बज गया, इसका मतलब है कि जैसे कि कहा हमने कि सरकार ने जीएसटी 28% कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, ये डेथ नेल बजा दिया उन्होंने ऑटो सेक्टर का। मतलब समझ में आ गया ना कि एंड कर दिया, है ना। तो डेथ नेल का मतलब लिखिए सबसे पहले, सॉरी, डेथ नेल से हमें तो समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। नेल का मतलब लिखो, दो मीनिंग लिखना है इसका। Like GST of 20%, 28% sounded the death knell of the auto sector. हो गया? देखो नेक्स्ट आओ वर्ड एपिटोम में। सबसे पहले दो वर्ड याद रखना, TONE और TOMB। ये जो टूम है ये कब्र है, वेयर अ डेड बॉडी इज बरीड, और ये जो टूम है ये किताब है। और एपी जब भी यूज करना समझ जाना ऊपर है, किसी चीज के ऊपर इज एपी। ये तीन वर्ड याद रखना, TOMB कब्र, TOME किताब, एंड एपी मतलब ऊपर, ठीक है। एपिटोम जो हो गया ना, इसका मतलब हो गया किताब के ऊपर छपा हुआ। अब भाई आपका नाम अगर किताब के ऊपर छप गया, इसका मतलब है जिस फील्ड का वो किताब है, चाहे वो बिजनेस का हो या जिसको कहते हैं हॉलीवुड का या बॉलीवुड का, जिसका भी किताब हो, इसका मतलब आप उस महीने आप परफेक्ट एग्जाम्पल रहे हो उस चीज़ के, यानी जो भी बात बताना चाह रहा है वो। अब बिजनेस मैगजीन पे क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि आपका कवर पेज में आपका फोटो हो, तो लोग क्या कहेंगे कि यही तो परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह से सक्सेसफुल हुआ जाता है। यानी एपिटोम इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इसी के साथ एक और वर्ड याद रखना, एपिटाफ। ये होते हैं कब्र पे खुदे हुए जो शब्द होते हैं ना, किसी का डेट ऑफ बर्थ, फिर वो कब मरा, उसका नाम, वो सब होता है एपिटाफ। एपिटाफ लिखो, इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम।
एपिटाफ होता है। कब्र पे खुदे हुए शब्द इज एपिटाफ। हो गया। अब देखो नेक्स्ट वर्ड आओ, डियर्थ। अगर कोई चीज़ आपका बहुत डियर हो, बहुत पसंद हो आपको, तो उसकी कमी से महसूस होती है ना, तो वही है डियर्थ का मतलब। इसका मतलब है किसी चीज़ की कमी हो ना, तो वो आपको उसकी कमी जब खलती है तो कहते हैं देयर इज डियर्थ ऑफ फ्रेश वाटर ऑन दिस प्लैनेट, यानी कि कमी, डेफिशिएंसी। देखो इसका सिनोनिम 7th का, डेफिशिएंसी, स्कैरसिटी, डेफिसिट, inadequacy, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। opulence, प्रचुरता जिसको कहोगे हिंदी में। नेक्स्ट वर्ड आओ 8th में, मोमेंट्री। इसमें भी आप 2 वर्ड याद रखना। एक तो वर्ड याद रखना मोमेंट्री, और दूसरा मोमेंटस। दोनों एडजेक्टिव है और दोनों अलग अलग मीनिंग देता है, मोमेंट्री एंड मोमेंटस, ठीक है। जो मोमेंटस होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
इम्पॉर्टेंट। दूसरा है, अगर हम इसी के तर्ज पे एक और वर्ड लगा दें, आपको समझो कि मोमेंटस इम्पॉर्टेंट है, वैसे हिस्टोरिक भी जो होता है ना, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल में भी हम प्रॉब्लम फील करते हैं। हिस्टोरिक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हिस्टोरिकल अगर बात करोगे तो हिस्टोरिकल हो जाता है रिलेटेड टू हिस्ट्री, ऐतिहासिक। तीन वर्ड है हिस्ट्री से, हिस्टोरिक दैट इज इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल रिलेटेड टू हिस्ट्री, एंड हिस्ट्रियोनिक ये हो जाता है ड्रामेटिक। ये कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव में कराएंगे आप लोगों को। नाटकीय जो होता है हिस्ट्रियोनिक होता है। अब देखो, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, पल, तो मोमेंट्री होता है क्षणिक, यानी बहुत कम समय के लिए। ठीक है, मोमेंट्री का लिखो फॉर अ मोमेंट, ठीक है। देखो इसमें क्षणिक, फॉर ए मोमेंट, एफेमेरल, एवनेसेंट, ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट एंड ट्रांजिटरी। ट्रांस जो वर्ड होता है ना, समझ जाना, ये एक से दूसरे स्टेज पे जाने वाला जो होता है ना, वो ट्रांस होता है। जैसे आप कभी बिल्कुल ट्रांस स्टेज में होते हो, यानी कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया में आप खोने के बीच के स्टेज में होते हो। तो जो ट्रांस वर्ड होता है वो हमेशा फॉर वेरी ब्रीफ पीरियड होता है, तो इसलिए ट्रांस वर्ड हमेशा समझना ब्रीफ पीरियड के लिए होगा। फ्लीटिंग मतलब होता है जो बस गुजर जाएगा, गुजरने वाला। और परपेचुअल, परपेचुअल जब भी ये पर वर्ड आता है ना, समझ जाते हैं कि परमानेंट वाला पर है। ठीक है ना, परमानेंट वाला पर है। परपेचुअल का मतलब लगातार बने रहना, कांस्टेंट। जैसे कहते हैं करप्शन इज अ परपेचुअल प्रॉब्लम, यानी लगातार बने रहेगा, है ना। समझ में आया? इसको यहीं तक रहने दो क्योंकि 9th और 10th लंबा है, यहीं तक रहने दीजिए। और 10 पेपर